1 जनवरी 1938 को उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का सह सचिव पद प्राप्त हुआ। वे देश भर में घूमकर जन जागरण करने लगे। इस बीच में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। गांधी जी उसके मुखिया थे, उनकी कॉल पर हुआ था। 5 जनवरी 1938 को बंबई जाते हुए सुभाष पकड़ लिए गए, अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट हो गए। उन्हें सिवनी कारागार में रखा गया। वहां जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तब उन्हें पहले जबलपुर में और फिर मद्रास में ले जाया गया। एक बार मद्रास के उच्च न्यायाधीश अब्बास अली वहां जेल में आए होंगे निरीक्षणार्थ। उन्होंने पूछा, क्यों सुभाष बोस, मजे में तो हो? सुभाष ने तपाक से जवाब दिया, जहां आइए और मजा चख लीजिए, केवल पूछने से क्या होगा। सुभाष का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। सरकार ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए भी, इलाज के लिए भी बोल दिया। उनके भाई उन्हें उपचार हेतु वियना में ले गए। जनता ने सब तरह की सहानुभूति भेजी कि सुभाष ठीक हो जाएं। स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए यूरोप के अनेक देशों में घूमते रहे। एक गए इलाज के लिए हैं और आंखों के सामने है भारत मां की स्वतंत्रता के लिए मुझे विदेशों में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए वहां पर संग्रह कर सकता हूं किसी भी प्रकार का, वो मैं करूंगा। लेस्नी, प्रोफेसर लेस्नी, डॉक्टर वेनस, डी बेलरा, मुसोलिनी, हिटलर आदि से मिलकर उन्होंने वर्ल्ड वाइज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की चर्चा की। भारत के स्वतंत्र युद्ध में कौन सा देश कितनी सहायता कर सकेगा, इसकी उन्होंने टोह ली, देखा, समझा। उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम का ग्रंथ भी लिखा। पिताजी के सख्त बीमार होने पर वे भारत लौटे। कुछ वहां स्वास्थ्य लाभ हो गया होगा और पिताजी की बीमारी का सुने और वो भारत आ गए। 4 दिसंबर 1933 को वो कलकत्ता पहुंचे। एक दिन पहले ही पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। 11 जनवरी 1934 को उन्होंने फिर से यूरोप के लिए प्रस्थान किया। उनकी पेट की बीमारी पर वियना में जो उपचार हुआ था, दोबारा से वो वहां पहुंचकर अपने उपचार से ही उन्होंने अगली यात्रा आरंभ की। 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने हेतु वे निकल पड़े कलकत्ता से। 19 अगस्त 1936 को जहाज से उतरते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और येरवडा, पुणे के पास जेल में भेज दिया। वहां उनका लीवर का गड़बड़ हो गया। इतनी लगातार यात्रा, अनथक यात्रा, कष्टमय यात्रा, भूख प्यास नींद को ध्यान में न रख करके इस प्रकार का तप और तपस्या जो चल रही थी, शरीर का क्षय कहीं ना कहीं हो रहा था और उनका गला भी सूजने लगा था और दर्द भी रहने लगा था। तब सरकार ने उन्हें दार्जिलिंग जिले में गिड्डा पहाड़ नामक स्थान पर
शरद बाबू के बंगले में स्थानांतरित किया। बंगाल में फजलुल हक का मंत्रिमंडल बना। उसने 17 मार्च 1937 को सुभाष को मुक्त कर दिया। देश भर में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद की माला पहनाई गई। फरवरी 1938 में गुजरात में तापी के तीरपुर हरिपुरा अधिवेशन वहां संपन्न हुआ और सुभाष जी ने शुद्ध हिंदी में बहुत प्रेरणादायक भाषण दिया। उस समय की वो 4 पंक्तियां जरा ध्यान से सुनने वाली हैं। क्या बोले सुभाष? इतिहास बताता है कि साम्राज्य निर्माण होते हैं, फैलते हैं और नष्ट होते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य अब तीसरी स्थिति में है, अर्थात नष्ट होने की स्थिति में है। उनके राज्य की समाप्ति हमारी एकता, दृढ़ता, पराक्रम तथा त्याग पर निर्भर है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। प्रधान बनने के बाद यह पहला भाषण था उनका। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया, प्रवास किया सब तरफ, और स्वतंत्र प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। सुभाष के उग्र विचार, उनकी स्वतंत्र सोच और प्रभाव के कारण उनके भाषण का आकर्षण, उनका जोश, उनका तेज, उनका एक एक शब्द में वो व्यक्त हो रहा था। इस सब के कारण बाकी कांग्रेसी नेता उनसे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या करने वालों में उस समय के गांधी, नेहरू, इवन वल्लभ भाई और राजेंद्र प्रसाद भी उनके विरुद्ध हो गए, जो कि इन सब में ये उग्र थे। ये किसी भी मामले में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। सुभाष बाबू अध्यक्ष पद के लिए फिर से खड़े हुए। पटापी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु वे बहुत बीमार हुए। अध्यक्ष के इस उच्च आसन पर बैठ नहीं पाए। सुभाष बाबू, उनका भाषण भी पढ़ करके सुनाया गया। जमदोवा में इलाज कराते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा, दर्द देखिए, पीड़ा देखिए, क्या लिख रहे हैं वो, और हमारी त्रासदी देखिए। ये बड़े बड़े नेताओं के भी कितनी संकीर्णता और क्या क्या था। क्या लिखा उस पत्र में इन्होंने कहा कि त्रिपुरी, वो जो अधिवेशन जहां पर वो फिर से अध्यक्ष चुने गए थे, त्रिपुरी का वायुमंडल घिनौना था। उच्च स्तरीय अग्रण्य नेता यदि इतने हीन, ईर्ष्यालु तथा कुटिल हैं, तब इनके हाथ में देश का भविष्य क्या होगा। 1 अगस्त 1939 को कलकत्ता में कांग्रेस प्रमुखों की सभा हुई। भला ये शब्द कांग्रेसी कैसे सहन कर सकते थे? उन सब ने मिलकर सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया। कोई बात नहीं, जो देश के लिए समर्पित होते हैं उनको भाई कोई क्या रोकेगा, क्या टोकेगा, क्या निकालेगा। वो स्वतंत्र वृत्ति के होते हैं और सब कुछ त्याग चुके होते हैं और सब कुछ करने की तत्परता उनमें होती है। ऐसे सुभाष बाबू को किसी ने क्या रोकना था। सुभाष बाबू ने शीघ्र ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का दल आरंभ किया। फॉरवर्ड ब्लॉक, वे साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे। देश भर में भ्रमण कर अपने तेजस्वी विचारों से युवकों को आकर्षित करने लगे। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में हुई उनकी सभा में 2.5 लाख
जनता उपस्थित थी। उस समय 2.5 लाख। आने जाने के साधन इस प्रकार के नहीं थे भाई। उसके बाद भी, और वो भी कहां, मैड्रास में। सुभाष ने कहा उस सारे के अंदर, उसमें भाषण जो था, अंग्रेजों पर संकट आना, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी, चालू होने जा रही थी, हो चुकी थी। इस समय अंग्रेजों पर जो संकट आया है वो हमारे लिए सुवर्ण अवसर है। स्वतंत्र प्राप्ति के लिए हमें हर प्रकार से प्रयत्नशील रहना चाहिए। 1940 की फरवरी में दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के विशाल अधिवेशन में उन्होंने कहा, भूख, प्यास, उपवास, कष्ट, मृत्यु आदि का सामना करते हुए भी हमें अडिग रहना होगा। हम स्वराज्य लेकर ही दम लेंगे। इस हेतु भीतर बाहर से युद्ध लड़ेंगे, अंदर भी और देश के बाहर भी। इतना बड़ा संकल्प। इस भ्रमण में वे काफी विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं से मिले। डॉक्टर अंबेडकर, बैरिस्टर सावरकर, ऐसे कई नामी ग्रामी हस्तियों से वो मिले। और डॉक्टर हेडगेवार तो उनके पुराने परिचित थे। उनका डॉक्टर हेडगेवार 1925 में संघ आरंभ भी कर चुके थे। उनका अनुशासनबद्ध संगठन सुभाष को ज्ञात था। डॉक्टर जी से मिलने वो नागपुर भी आए, परंतु डॉक्टर हेडगेवार उस समय मृत्युशैया पर थे। 1 जुलाई 1940 को जनता को आह्वान करते हुए सुभाष बाबू ने कहा, अंग्रेजों के पुतले, स्टैचू ये गुलामी के प्रतीक हैं, कलंक हैं, इन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे। कलकत्ता के हालवेल स्मारक की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस भाषण के बाद अब तक वे 10 बार जेल जा चुके थे। शासन की सैकड़ों अन्यायपूर्ण कृतियों के विरोध में उन्होंने कई बार मौन व्रत रखा, भूख हड़ताल की। उनका स्वास्थ्य इन्हीं कारणों से बिगड़ने लगा था। फजल हक की प्रार्थना पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें एक स्ट्रेचर में डालकर उनके घर पहुंचा दिया, परंतु चारों ओर पहरे बिठाकर उन्हें नजरबंद कर लिया गया। घर में ही बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई, बाहर पुलिस बिठा दी गई। सुभाष बाबू ने अंदर बैठे बैठे एक योजना बनाई। उनको 4 दीवारी कहां कोई रोक सकती थी भाई। वो बीमारी में भी थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने लगे घर के अंदर, और बाहर पुलिस बैठी है। क्या योजना बनाई? उन्होंने दाढ़ी मूछें बढ़ाई, पठान जैसे कपड़े सिलवाए, शदम नाम के भेंट पत्र भी छपवा लिए, कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड। मोहम्मद जियाउद्दीन प्रवासी प्रतिनिधि जबलपुर के नाम से उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी बना लिया। 17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि में एलिंगन रोड पर एक मोटर कार आई। 38 उसका एड्रेस था, 38 एलिंगन रोड पर एक मोटर कार आई और जियाउद्दीन को बिठा ले गई, यानी सुभाष को। गाड़ी पहले धनबाद और वहां से गोमो स्टेशन पर पहुंची। वहां वे कालका मेल में सवार हुए। सबसे पहले दिल्ली, वहां से पेशावर और वहां से भगत राम तलवार के साथ वे काबुल की ओर चले। भगत राम रहमत खान बन गए।
अनेक संकटों का मुकाबला करते हुए दोनों भारत की सीमा से बाहर हो गए। सुभाष चंद्र ने मातृभूमि को प्रणाम किया और धूली मस्तक पर लगाते हुए कहा, वंदे मातरम। वंदे मातरम उस समय का ये गीत था, सबके लिए था। वंदे मातरम। रास्ता अति कठिन था। सुभाष बाबू मस्ती के साथ कदम बढ़ा रहे थे। उनकी प्रसन्नता देख भगत राम चकित हुए। उनको लगा कि ये सुभाष बाबू इतने खुश क्यों हैं। उनके मन में विचार आया, पैदल खच्चर पर या सामान ढोने वाले ट्रक पर बैठ ये रास्ता चल रहे हैं, बदल बदल के, कहीं भी बैठते सोते हैं, जो भी रूखी सूखी मिलती है मजे में खाते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, कर्मयोगी महापुरुष है। ये भगत के मन में सुभाष बाबू के लिए आ रहा, जियाउद्दीन के लिए। 27 जनवरी 1941 की दोपहर वे काबुल पहुंचे। दूसरे ही दिन रशियन, जर्मन, इतालियन राजदूतों से संपर्क स्थापित किया, वहीं काबुल में। उस प्रयास में लग गए सबके साथ मिलने में। ये सब गुप्त रीति से ही करना था, किसी को पता ना चले, चर्चा ना हो। सुभाष की तो डिमांड थी, कहीं से भी सामने नजर आते तो अंग्रेज सरकार उनको दबोच लेती। बार बार अपयश पल्ले पड़ता था। दोनों में दिन में कई बार इस प्रकार का संभाषण होता था। रहमत खान, अब क्या होगा? बाबूजी सब ठीक होगा। कब? आज नहीं तो कल। फिर दोनों खूब हंसते। ये सब छद्मवेश में लोगों के बीच में चर्चाएं भी हो रही है, मस्ती भी हो रही है, ताकि कोई भी, किसी को ये विश्वास ना हो कि ये बड़े कोई गंभीर व्यक्तित्व के और इतने बड़े क्रांतिकारी और महान क्रांति करने जा रहे हैं। काबुल के दुकानदार उत्तम चंद मल्होत्रा ने दोनों की उत्तम व्यवस्था की, अवभगत स्वागत किया। उन्होंने हर तरह की जोखिम उठाकर सुभाष को सब तरह की सहायता पहुंचाई। तीनों ने खूब अच्छे प्रयास किए सब प्रकार से। कभी निराशा के काले बादल छा जाते तो कभी आशा की किरणें दिखाई देती। 18 मार्च 1941 को ऑलरोंदो माझोता बनकर, एक फिर नया नाम, ऑलरोंदो माझोता बनकर सुभाष बाबू काबुल से निकले। यहां तीसरे साथी उनके और जिन्होंने, उत्तम चंद मल्होत्रा ने, कहा भगत राम, जगह जगह वो साथी मिलते गए और एक से एक बढ़िया प्रबंध करते गए। पाताकी सार, समरकंद, ये जगहों के नाम हैं, तथा मास्को होते हुए वे बर्लिन पहुंचे। जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंचे। जर्मनी के बड़े बड़े अधिकारियों ने सुभाष को हर तरह से तोला, परखा। जापान, इटली और जर्मनी के प्रमुखों ने आपस में विचार विमर्श किया। सुभाष चंद्र को स्वतंत्र भारत के प्रवक्ता के रूप में तीनों ने मान्यता दी। बहुत बड़ी बात थी भाई। बर्लिन में स्वतंत्र हिंदुस्तान केंद्र खुला। यूरोप के अनेक देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सुभाष चंद्र को तन मन धन से सहायता करने लगे। हजारों युद्ध कैदी जो भारतीय थे, लेकिन उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कैदी उनके बन चुके थे, इन देशों के अंदर, इन देशों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, इन देशों में हजारों युद्ध कैदियों ने आजाद हिंद सेना में प्रवेश किया।
आजाद हिंद सेना का एक अलग इतिहास है, उसका एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन अभी हम इस रेफरेंस में इतना ही ध्यान रखें। उनके प्रशिक्षण केंद्र चलने लगे और जय हिंद का नारा बुलंद हुआ पहली बार, जय हिंद जय हिंद। जन गण मन राष्ट्र गीत बना, भारतीय दूतावास पर तिरंगा झंडा लहराने लगा। 26 जनवरी 1942 को सैनिकों ने आजादी की शपथ ग्रहण की। अनेकों ने अपना अंगूठा चीरकर खून से हस्ताक्षर किए। सुभाष बाबू को तिलक लगाया। उस समय सुभाष ने कहा, आप लोग कल तक भारत के शत्रुओं का साथ दे रहे थे, आज आप भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के लिए उसके हेतु सिद्ध हैं, उसके लिए तत्पर हैं, उसके साथ खड़े हैं। यही सच्ची क्रांति है। क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। यह बलिदान है, यह कभी विफल नहीं होगा। हम भारत को आजाद करके ही रहेंगे। रोम, इटली रोम में भी आजाद हिंद सेना की शाखा खुल गई। जापान में रास बिहारी बोस की प्रेरणा से, रास बिहारी बोस का मैंने अलग से एक एपिसोड दिया है, रास बिहारी बोस की प्रेरणा से ही उसी ढंग के प्रयत्न बड़े पैमाने पर होने लगे, क्योंकि आजाद हिंद सेना के लिए रास बिहारी बोस का इससे पहले बहुत बड़ा प्रयत्न हो चुका था। 27 फरवरी 1941 को सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो पर कहा, आजाद हिंद रेडियो भी बन गया। क्या कहा? प्रिय भारतीयों, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। गत 1 वर्ष में संगठन कार्य में जुटा रहा। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, सिद्ध हैं। हम बाहर से आक्रमण करेंगे। आप लोग भारत में विप्लव मचाइए, क्रांति करिए। भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाइए। हम बाहर से आक्रमण करेंगे। बहुत बड़ा स्वप्न था ये, बहुत बड़ा कारनामा था ये, बहुत बड़ी सोच थी ये। हिमालय पर्वत से भी ऊंची चोटी, उस चोटी को टच करना तो क्या, उसके भी आगे जाने जैसा ये एक सोच थी, एक विचार था, एक संकल्प था। सिंगापुर की पराजय का अर्थ है अंग्रेजी साम्राज्य का अस्त और भारत के साम्राज्य का उदय। सिंगापुर पराजित हो चुका था। इस भाषण को सुनते ही भारत में सर्वत्र नव चैतन्य की लहर दौड़ गई। जापान की विजय हो रही थी। सिंगापुर अंग्रेजों से जापान ले चुका था। 7 दिसंबर 1941 को अंग्रेजों को पर्ल हार्बर छोड़ना पड़ा। 12 दिसंबर को अंग्रेजों ने 2 बड़े जहाज ध्वस्त कर दिए। अंग्रेजों के 2 बड़े जहाज ध्वस्त हो गए जापान के द्वारा। 15 फरवरी 1942 को अंग्रेजों को सिंगापुर छोड़कर भागना पड़ा। रास बिहारी बोस तथा उनके सहयोगियों ने हजारों भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद सेना में शामिल कर लिया। आजाद हिंद सेना की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बार बार सुभाष चंद्र को निमंत्रण भेजा। सुभाष ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से विचार विनिमय करते हुए जापान जाना निश्चित किया। यात्रा लंबी थी, बड़ी कष्टकारक थी, बहुत कष्टकारक थी। सोचिए, सुनकर ही आप लोग सुन्न हो जाएंगे, सांस रुक जाएगी।
गुप्त रूप से ये यात्रा करनी थी। ना हवाई जहाज से जा सकते थे, ना समुद्री जहाज से, ना खुश्की के मार्ग से, लैंड से। इसलिए पनडुब्बी से जाना निश्चित हुआ। वो पनडुब्बी भी भाई आज की पनडुब्बी नहीं थी। क्या था जरा देखिए। फरवरी 1943 को सुभाष बाबू पनडुब्बी में बैठ गए। देखिए जरा, केवल 3 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी जगह थी उसके अंदर। 3 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी। 1-2 दिन के लिए नहीं। आगे देखिए जरा, कितनी कष्टकारक यात्रा थी ये। खड़े तक नहीं रह सकते थे। 24 घंटे इंजन की घरघराहट चलती रहती थी, आवाज। डीजल तेल की गंध, बदबू रात दिन नाक में घुसती रहती थी। खाद्य पदार्थों में भी वही बू आती थी। ऊपर नीचे चारों ओर पानी ही पानी। शत्रु की पनडुब्बियां उनके लगाए स्फोटक तथा जाल, भीमकाय जलचर पशु यंत्र का बिगड़ना आदि अनेक खतरों से भारी ये यात्रा थी। 88 दिनों के बाद, 88 डेज के बाद ये सारी यात्रा 88 डेज की। 3 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी जगह में। 88 डेज के बाद 6 मई 1943 को वे बरूनी यात्रा सवांग बंदरगाह में समाप्त हुई। अब उन्होंने क्या नाम धारण किया? मात्सुदा। कितने भेष बदले और कितने नाम बदले। ये सारा मुझे लगता है इसके आगे की चर्चा फिर हम एपिसोड नंबर 4 पे करेंगे। इतनी कष्टकारक यात्रा के बाद अब उनको भी थोड़ा सा आराम देते हैं, थोड़ा उनको भी रेस्ट देते हैं। और कल हम इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि कल हम विदेशों के अंदर और उस सेना के द्वारा किस मार्ग से, किन संकटों में, किन कठिनाइयों में वो भारत की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा सोचते हुए, तप त्याग तपस्या करते हुए, भूखे नंगे प्यासे रहते हुए, एम्यूनिशन की सप्लाई बंद हो गई है, बहुत कुछ हो गया है। ये सब हम कल जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के महानायक सुभाष बाबू पर हम कल फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगर ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।